शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। हम ढलान पर जाकर रुक गए। हमारे सामने चांदनी में वही प्याला नुमा छोटी सी वादी नजर पड़ी जो हमें टीले की चोटी से नजर आई थी। ढलान उतरकर हम दाएं जानिब दरख्तों के नीचे आ गए। इन दरख्तों के तने इतने मोटे थे कि वहां दीवार सी बनी हुई थी। हमने आहिस्ता आहिस्ता चलते दरख्तों की दीवार को पार किया। आगे क्या देखते हैं कि दायरे की शक्ल में मखरूती छतों वाली झोंपड़ियां बनी हुई हैं। झोंपड़ियों के दरमियान अलाव बुझ चुका है। इस अलाव के इर्द गिर्द उरियां औरतें और मर्द जमीन पर पड़े सो रहे हैं। वो इस तरह बेसुध पड़े सो रहे हैं, लगता था कि उन्होंने कोई नशा वगैरह किया हो। किसी किसी झोंपड़ी के बाहर तेल के चिराग रोशन थे, बाकी झोंपड़ियों पर अंधेरा छाया हुआ था। हम खामोशी से वहीं बैठ गए। शेरबाज ने कहा, मेरा ख्याल है इनमें से किसी झोंपड़ी में नूर बानो कैद है, मगर ये कैसे पता चलेगा कि वो कौन सी झोंपड़ी में कैद है। मैंने कहा, तुम जहाँ छुप कर बैठो, मैं जाकर सुराग लगाता हूँ। शेरबाज ने सरगोशी में कहा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, अगर कोई खतरे की बात हुई तो मैं ऊपर से फायर करके तुम्हें कवर दूंगा। मैंने उसको हाथ जोड़कर कहा, खुदा के लिए ऐसा न करना, कोई खतरा होगा तो मैं उसे खुद संभाल लूंगा, मगर तुम हरगिज हरगिज फायर न करना, ठीक है। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, ओके। मैं दरख्तों में से नीचे उतर गया। चांदनी खिली हुई थी। जहाँ दरख्त नहीं थे वहाँ हर शय नजर आ रही थी। दरख्तों के नीचे जरा जरा अंधेरा था। झाड़ियाँ कहीं कहीं थी। मैं झाड़ियों की ओट लेता झुककर झोंपड़ियों की तरफ चलने लगा। शॉटगन मैंने हाथ में थाम रखी थी। 4 हैंड ग्रेनेड भी मेरी पतलून की जेब में थे। एक चाकू भी था। ये सारी चीजें हम अपने पास रख कर रात को पहरा देते थे। क्योंकि आज रात के 12 बजे के बाद मुझे पहरा देना था, इसलिए ये सारा असलहा वगैरह मेरे पास ही था। मैं एक जगह अंधेरे में बैठ गया और वहशी जंगलियों की झोंपड़ियों का जायजा लेता रहा। सोचने लगा कि नूर बानो किस झोंपड़ी में हो सकती है। एक बात वाज़ेह थी कि जिस झोंपड़ी में नूर बानो कैद होगी उसके बाहर 1 या 2 जंगली पहरा जरूर दे रहे होंगे। झोंपड़ियां मुझसे ज्यादा दूर नहीं थीं। मैंने गौर से देखा, उनमें से किसी झोंपड़ी के बाहर कोई जंगली पहरा नहीं दे रहा था। मैं अपनी बाएं जानिब चल पड़ा। मैं एकदम कदम फूंक फूंक कर उठा रहा था। अगरचे अलाव के गिर्द जंगली मर्द और औरतें बेसुध होकर सो रही थी, उसके बावजूद वहाँ मुझे 1-2 जंगली हरकत करते दूर से नजर आए थे। वैसे भी इन लोगों के बारे में गाइड ने बताया था कि इन्हें जंगल में होने वाली जरा सी आहट भी सुनाई दे जाती है, इसीलिए उन्होंने हमें ऊंचा बोलने से मना किया था। मैं 10-12 कदम झुक कर चला हूँगा कि एक तरफ 2 झोंपड़े दिखाई दिए। उनमें से एक झोंपड़े के बाहर 2 जंगली खड़े थे। मैं समझ गया कि जरूर इसी झोंपड़े में नूर बानो कैद है और ये जंगली बाहर पहरा दे रहे हैं। मैं जरा आगे को खिसक कर बैठ गया और बड़े गौर से जंगलियों को देखने लगा। दोनों जंगली मादरजाद नंगे थे। उनके पास नेज़े थे, तीर कमान नहीं थे। वो किसी वक्त बैठ जाते, किसी वक्त खड़े होकर एक दूसरे से कोई बात करते और किसी वक्त उठकर झोंपड़े के गिर्द चक्कर लगाते और वापस झोंपड़े के सामने आकर बैठ जाते। मुझे यकीन हो गया कि इन वैशी लोगों ने नूर बानो को इसी झोंपड़ी में कैद किया हुआ है। पहले मैंने सोचा कि ऊपर जाकर शेरबाज को सूरत हाल से आगाह करता हूँ और फिर उसे भी साथ लेकर आता हूँ। फिर ख्याल आया कि शेरबाज जज्बात में आकर कोई ऐसी हरकत न कर बैठे कि जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए और हम भी फंस जाएं। इसकी वजह यह थी कि अगरचे हमारे पास ग्रेनेड और शॉटगन्स थी, मगर ये असलहा कितनी देर तक हमारी हिफाजत कर सकता था और दस्ती बमों से हम कितने जंगली मार सकते थे। वो जंगली इतने बेवकूफ नहीं थे कि खतरा देखकर भी हमारे सामने आ जाते और मरते जाते। इन जंगलियों के पास आम तीर भी थे और उनका निशाना अंधेरे में भी जबरदस्त था। अंधेरे में भी उनका तीर ठीक निशाने पर जाकर लगता। वो गोलियों की फायरिंग और हैंड ग्रेनेड के धमाकों से इधर उधर बिखर कर छुप जाएंगे और हम पर तीरों की बारिश कर देंगे। चुनाचे मैंने शेरबाज को बुलाने का इरादा तर्क कर दिया और यही फैसला किया कि मैं अकेला ही नूर बानो का खोज लगाऊंगा। कम से कम ये तो मालूम कर लूं कि नूर बानो इसी झोंपड़े में है। उसके बाद जब कमांडो एक्शन का वक्त आएगा तो शेरबाज के साथ मिलकर अटैक करेंगे। झोंपड़ी के ऊपर सिर्फ एक ही दरख्त का साया था। चुनाचे चांदनी सिर्फ झोंपड़े के एक तरफ पड़ रही थी, दूसरी तरफ दरख्त का साया था और वहाँ कुछ अंधेरा था। मैंने उसी अंधेरे में आगे बढ़ने का फैसला किया। मेरा मकसद झोंपड़े की दीवार के पास जाकर नूर बानो का सुराग लगाना था। झोंपड़ी की दीवार में बांस या दरख्तों की शाखें जोड़कर बनाई गई थी और उसमें से अंदर झांक कर देखा जा सकता था और अंदर की आवाज भी बाहर आ सकती थी। मैंने रास्ते का तयन कर लिया जहाँ से गुजर कर मुझे झोंपड़े तक पहुँचना था। मुसीबत ये थी
थी कि झोंपड़े के बाहर एक की बजाय 2 जंगली पहरा दे रहे थे। एक होता तो मैं उसे आसानी से काबू कर सकता था, अब खतरा था कि एक को काबू किया तो दूसरा शोर मचा देगा, और वहाँ शोर मचा तो कबीले के सारे जंगली मुझ पर हमला कर देंगे। मैं जमीन पर औंधा होकर लेट गया। शॉटगन मैंने अपनी गर्दन के पीछे पुश्त पर डाल दी थी और फौजियों की तरह कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए आगे बढ़ रहा था। मैं इस तरह मोहतात होकर आगे बढ़ रहा था कि मेरे खिसकने से घास की या मेरे नीचे आने वाली सूखी शाखों या पत्थरों की हल्की सी आवाज भी पैदा न हो। मेरी कमांडो ट्रेनिंग मेरी मदद कर रही थी। मैं दरख्तों के साए में से निकल गया। आगे झोंपड़ी और मेरे दरमियान कोई दरख्त नहीं था। 20-25 फुट का फासला था जहाँ चांद की रोशनी थी और मुझे रेंगते हुए बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। मैं औंधे लेटे लेटे सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं पहरा देने वाले जंगलियों पर निगाह जमाए हुए था। उस वक्त दोनों जंगली झोंपड़े के दरवाजे के आगे एड़ियों के बल बैठे हुए थे और एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। वो कोई बात नहीं कर रहे थे। खुदा जाने वो खामोशी के साथ एक दूसरे से किस जबान में बातें कर रहे थे। अगर खामोश थे तो एक दूसरे के चेहरों को देख देख कर क्या तलाश कर रहे थे। जंगली लोगों के तौर तरीकों को हम शहर में रहने वाले कभी नहीं समझ सकते। मैंने सोचा कि इस वक्त मौका है, दोनों बैठे हुए हैं, मुझे रेंग कर झोंपड़े के पीछे आना चाहिए। झोंपड़े के पीछे का आधा हिस्सा दरख्त के साए में था। वहाँ चांदनी नहीं पड़ रही थी और अंधेरा था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और जिस वक्त मैंने देखा कि उन दोनों जंगलियों में से कोई भी मेरी तरफ नहीं देख रहा, मैं उठकर झुके झुके तेजी से दौड़कर झोंपड़ी के पीछे अंधेरे में आकर औंधे मुंह लेट गया। मैं वहीं साकित हो गया। खतरा था कि उन दोनों को मेरे दौड़ने की आवाज ना आ गई हो, मगर एक तो मेरे पाँव में रबड़ के जूते थे, दूसरे जगह साफ थी, तीसरे मैं पंजों के बल दौड़ कर गया था। आवाज पैदा न हुई थी। इसका सबूत ये था कि उनमें से कोई भी उठकर झोंपड़ी के पीछे न आया। मैं जरा सा रेंग कर झोंपड़ी की दीवार के करीब आ गया। मैंने कान दीवार के साथ लगा दिया कि शायद अंदर से कोई आवाज आ रही हो, मगर अंदर गहरी खामोशी थी। ये बात मेरे लिए परेशान कुन थी क्योंकि मैं ज्यादा देर तक वहाँ लेटे हुए नहीं रह सकता था। जंगलियों में से कोई भी गश्त लगाने के लिए मेरी तरफ आ सकता था और वहाँ हंगामा मच सकता था। मुझे हर हालत में हंगामे से बचना था और सारा काम खामोशी से करना था। टारगेट पर आकर बगैर कुछ हासिल किए वापस भी नहीं जा सकता था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैं खिसक कर झोंपड़ी की दीवार से परे हट गया और शॉटगन का रुख उस तरफ कर लिया जिस तरफ से कदमों की आवाज आ रही थी। ये सिवाय गश्त लगाने वाले जंगली के दूसरा कोई नहीं हो सकता था। मैं अंधेरे में था। झोंपड़ी के जिस हिस्से में चांदनी थी, मैंने उस तरफ से एक नंग धड़ंग जंगली को आते देखा। वो इस तरह झुक कर चल रहा था जैसे जमीन पर कोई चीज तलाश कर रहा हो। वो साथ साथ सूंघ भी रहा था। मुझे उसके नाक की सूं सूं की आवाज आ रही थी। उस जंगली ने मुझे अजीब मुसीबत में डाल दिया था। मैं दिल में यही दुआ मांग रहा था कि मुझ पर उसकी नजर न पड़े, लेकिन उसने मेरी बू सूंघ ली थी। वो जंगली रीछ की तरह बू सूंघता ऐन मेरे सामने आ गया। वो झुककर मुझे घूरने लगा। मुझे उसकी लाल लाल अंगारा जैसी आंखें साफ नजर आ रही थी। उसे 1 सेकंड की मोहलत देना अपनी मौत को आवाज देना था। मैंने पलक झपकते में गन की नाली ऊपर की जो उसके सीने के साथ जाकर लगी और फायर कर दिया। ठक की आवाज पैदा हुई और गोली जंगली के दिल से पार होकर निकल गई। वो मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैं जल्दी से उसके नीचे से निकल आया और अंधेरे में औंधा लेटने की बजाय अब पोजीशन लेकर बैठ गया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ठक की आवाज उसके साथी तक जरूर पहुंच गई होगी और वो जरूर इधर आएगा। मेरा गुमान गलत नहीं था। मुझे अजीब किस्म की खू खू और किच किच की आवाज आई। दूसरा जंगली अपने साथी को बुला रहा था। मैं पूरी तरह चौकस हो गया। शॉटगन का बट मैंने कंधे से लगा लिया था और उंगली ट्रिगर पर पहला दबाव डाल रही थी। दूसरा जंगली चांदनी में मुझे झोंपड़ी की दीवार से आता साफ नजर आ सकता था। मैंने सांस रोक लिया था। इतने में दूसरा जंगली भी पहले जंगली की तरह झुककर किसी जानवर की तरह जमीन सूंघता और खू करता नमूदार हुआ। वो भी मेरी तरफ ही आ रहा था जहां मैं अंधेरे में पोजीशन लेकर बैठा हुआ था। मैं तैयार था। मैं सिर्फ उसे ज्यादा करीब आने का मौका देना चाहता था। ये जंगली भी अजीब तरह उछल उछल कर जमीन से 2 फुट ऊपर मुंह किए सूंघता हुआ मेरी तरफ चला रहा था। मैं भी अंधेरे में था और उसके साथी की लाश भी अंधेरे में पड़ी थी। मैं उसके सर का निशाना लेने की कोशिश कर रहा था, मगर वो मेरी जद में नहीं आ रहा था। वो इधर उधर हिल रहा था। मुझे डर था कि अगर उसने मुझे देख लिया या अपने साथी की लाश देख ली तो ऐसी चीख मारेगा कि सारा जंगल गूंज उठेगा। इससे पहले कि वो हल्क से कोई आवाज निकाले, मुझे उसे मौत की नींद सुला देना था। मैं उसके दिल का निशाना लेने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस दौरान वो बिल्कुल मेरे करीब पहुंच गया था। उस जंगली ने भी वही हरकत की जिस पर मैं आज भी हैरान हूँ। उसको अपने साथी की लाश भी नजर आ गई थी। उसने मुझे भी देख लिया था। वो वहीं जंगली बिल्ले की तरह दोनों हाथ और घुटने जमीन पर टेक कर बैठ गया और मेरी तरफ घूर घूर कर देखने लगा। मैंने उसके सर का निशाना लिया और 1 सेकंड जाया किए बगैर फायर कर दिया। गोली उसकी खोपड़ी को उड़ाती हुई निकल गई। वो एक तरफ को गिर पड़ा। मैं जल्दी से उठा और झोंपड़ी की दीवार के साथ
लग कर ऊपर दरख्तों की तरफ देखने लगा। मुझे एक ही खतरा था कि शेरबाज ने साइलेंसर वाले फायर की आवाज जरूर सुन ली होगी, कहीं वो उधर से 2-4 फायर न कर दे। ये सोचकर कि मैं खतरे में हूँ, मैंने मुंह से बुलबुल की खास आवाज बड़े धीमे सुरों में निकाली। मुझे यकीन था कि ये आवाज शेरबाज खान तक पहुंच जाएगी, और वैसा ही हुआ। मुझे दूसरे लम्हे एक इंसानी साया रेंगता हुआ चांदनी में अपनी तरफ आता दिखाई दिया। मैं झोंपड़ी की दीवार से हटकर बैठ गया। शेरबाज रेंगता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। जैसे ही उसने जमीन का चांदनी वाला हिस्सा उबूर किया, मैं उसके पास जाकर लेट गया और कहा, मैंने दोनों जंगलियों को खत्म कर दिया है, मेरे पीछे पीछे आओ, हम झोंपड़ी में जाएंगे। अगरचे झोंपड़ी के बाहर अब कोई जंगली पहरा नहीं दे रहा था, इसके बावजूद हम बेहद एहतियात से रींग रींग कर खिसकते झोंपड़ी के दरवाजे के पास आ गए। ये दरवाजा घास फूस का था। मैंने एक नजर उस तरफ डाली जिस तरफ अलाव के गिर्द जंगली मर्द और औरतें बेसुध पड़े थे, और जहां मैंने 2-3 जंगलियों को इधर उधर हरकत करते देखा था। उस वक्त वहां कोई नहीं था। दूर से अलाव की धीमी आग के गिर्द लेटे हुए जंगली सायों की तरह दिखाई दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर दरवाजे को जोर से धक्का दिया। दरवाजा अंदर की तरफ खुल गया। हम दोनों तेजी से अंदर दाखिल हो गए। अंदर घुप अंधेरा था। किसी औरत की सहमी हुई आवाज आई। उसने कश्मीरी लहजे की उर्दू में पूछा, कौन हो तुम? तब शेरबाज खान ने कश्मीरी में उसे कहा, नूर बानो, हम तुम्हारे कश्मीरी हुर्रियत पसंद भाई हैं, हम तुम्हें यहाँ से निकालने आए हैं, जल्दी से हमारे साथ बाहर आ जाओ। नूर बानो ने फरते मुसर्रत से कांपती हुई आवाज में कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने उसे सख्ती से कहा, ऊंची आवाज में मत बोलो, दरवाजे की तरफ आओ। हम झोंपड़ी में से इस तरह बाहर निकले कि नूर बानो हमारे दरमियान में थी। मैं आगे था और हम तीनों झुक कर चल रहे थे। हमने शॉर्ट गन्स को फायरिंग पोजीशन में किया हुआ था। जंगल की चांदनी हमारी रुकावट साबित हो रही थी। यहाँ दरख्त भी कम थे। चांद अगरचे आसमान के ऊपर आकर अब आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की तरफ वापस उतर रहा था, मगर उसकी चांदनी में हर शय साफ नजर आ रही थी। हमें सिर्फ एक खतरा था कि अगर कबीले के जंगलियों को नूर बानो के फरार का इल्म हो गया तो वो हुजूम की शक्ल में हम पर नेजों और जहरीले तीरों की बारिश कर देंगे और नूर बानो की जान को भी खतरा लाहक हो सकता है। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी और दौड़कर खाली मैदान को पार कर गया जहाँ चांदनी खिली हुई थी। नूर बानो को भी नाजुक सूरत हाल का पूरा इल्म था। वो भी झुकी झुकी मगर दौड़कर चांदनी वाले मैदान से निकल आई। उसके पीछे शेरबाज खान भी आ गया। हम सामने वाले दरख्तों की तरफ दौड़ पड़े। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला ये था कि हम किस तरफ से वापस जाएं। गाइड ने हमें बताया कि जंगल में जहाँ जंगलियों की झोंपड़ियां हैं, उसके शुमाली टीले के पीछे एक नदी बहती है। ये नदी आगे जाकर एक बड़ी नदी में शामिल हो जाती है। इन दोनों नदियों के संगम पर सुर्ख चट्टानों का सिलसिला फैला हुआ है। अगर हम उन चट्टानों तक किसी तरीके से पहुंच जाएं, तो हमारे लिए बेंगलोर पहुंचना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि वहां करीब ही एक कस्बा है जहां से हमें बेंगलोर शहर के लिए कोई न कोई सवारी मिल जाएगी। ये सारी मालूमात शेरबाज के जहन में भी थी और हमने पहले से फैसला कर रखा था कि हम नूर बानो को निकाल कर शुमाली टीले के अकब में नदी पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब टीले को चांदनी रात में देखकर मालूम हुआ कि वो जंगली लोगों की बस्ती के करीब ही वाक़ है। यानी इस तरह हमें जंगलियों की बस्ती के करीब से होकर गुजरना पड़ता था, लेकिन इसके सिवा और कोई चारा भी नहीं था। दरख्तों में आकर मैंने शेरबाज से कहा, क्या हम सामने वाले टीले की तरफ जाएंगे? वो बोला, दूसरा कोई रास्ता नहीं, आ जाओ। और हमने दरख्तों में बड़ी एहतियात से टीले की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि अभी तक किसी जंगली को नूर बानो के फरार का और अपने साथियों की मौत का इल्म नहीं हुआ था। जिस पगडंडी पर हम चल रहे थे वो आगे जाकर बस्ती के करीब हो गई थी। हम रुक गए। नूर बानो घबराई हुई थी, मगर उसने बड़ा हौसला किया। शेरबाज ने नूर बानो से उर्दू में कहा, नूर बहन, आगे जंगलियों की झोंपड़ियां हमारे बाएं जानिब आएंगी, उस वक्त बिल्कुल खामोश रहना, कदमों की आहट भी पैदा ना हो। फिर उसने हाथ से मुझे आगे बढ़ने का इशारा किया। मेरे एक हाथ में शॉटगन थी जिसमें मैगजीन भरा हुआ था, दूसरे हाथ से मैं सामने आने वाली झाड़ियों को बड़े आराम से परे हटा देता। मेरे पीछे नूर बानो थी और उसके पीछे शेरबाज खान था। उसके हाथ में भी भरी हुई शॉटगन थी। वो 2 कदम चलने के बाद उल्टे कदम चलते हुए पीछे देख लेता कि कोई ताक़ुब तो नहीं कर रहा। इस तरह चलते चलते हम जंगली लोगों की बस्ती के करीब आ गए। यहाँ हमारी एक जानिब ऊंचे दरख्तों की कतार थी। इन दरख्तों के नीचे अंधेरा था। आगे जंगलियों की झोंपड़ियां थीं। झोंपड़ियों के दरमियान अलाव की आग बिल्कुल बुझ चुकी थी और जंगली मर्द और औरतें इसी तरह बेसुध पड़े थे। मालूम हो रहा था कि नाच गाने के वक्त उन्होंने बेअंदाजा शराब पी थी। फिर भी हम वहाँ से जूं की चाल चलते हुए गुजरे। जब हम जंगली लोगों की बस्ती से दूर हो गए तो इत्मीनान का सांस लिया, मगर अभी हम खतरे से दूर नहीं थे। यहाँ टीले का दामन शुरू हो जाता था। टीले की एक जानिब चांदनी खिली हुई थी, दूसरी जानिब टीले का साया था। हम टीले के साए में आ गए और टीले की ढलवान दीवार के साथ साथ चलने लगे। हमें उस नदी की तलाश थी जिसके मुताल्लिक हमारे मुसलमान तमिल गाइड ने बताया था कि वो टीले के पीछे बहती है। टीला खत्म हो गया।
वहाँ ढलान नीचे उतरती थी। नीचे चांदनी रात में हमें दरख्तों के दरमियान चमकीली सड़क नजर आई। मैंने उस तरफ इशारा किया। शेरबाज ने आहिस्ता से कहा, ये नदी है, नीचे आ जाओ जल्दी। नूरबानो भी हमारे साथ तेजी से ढलान उतरने लगी। यहाँ दरख्त नहीं थे मगर ऊंची ऊंची झाड़ियां थी। हम झाड़ियों में से निकलकर नीचे दरख्तों के दरमियान आ गए। सामने नदी बह रही थी। नदी का पाट चौड़ा था। हम जल्दी जल्दी चलकर नदी के किनारे पर आ गए। अब सवाल ये था कि हमें नदी पार नहीं करनी थी बल्कि नदी में तैर कर आगे जाना था और नूरबानो को तैरना नहीं आता था। शेरबाज ने कहा, नदी के किनारे किनारे चलते हैं। हम नदी के किनारे पर आगे की तरफ रवाना हो गए। ये रास्ता बड़ा दुश्वार गुजार था। सरकंडे और कांटेदार झाड़ियां कदम कदम पर रास्ता रोक रही थी। फिर भी हम आगे बढ़ते गए। मेरा ख्याल है चांदनी रात में हम बमुश्किल एक फरलांग आगे गए होंगे कि सामने एक ऊंचा टीला आ गया। हम ये देखकर हैरान भी हुए और फिक्रमंद भी हुए कि नदी टीले के साथ घूमकर दूसरी तरफ जाने की बजाय टीले के नीचे से एक सुरंग में दाखिल हो जाती थी। सुरंग में दाखिल होते हुए वहाँ एक ऐसा शोर पैदा हो रहा था जैसे अंदर आबशार की तरह पानी गिर रहा हो। चांदनी रात में नदी का पानी तेज रफ्तारी से टीले की सुरंग में दाखिल होता साफ नजर आ रहा था। ये कोई कुदरती सुरंग थी। आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में पहाड़ियां और टीले मिट्टी के नहीं होते बल्कि चट्टानी होते हैं और वहाँ पहाड़ियों और टीलों में ऐसी कुदरती सुरंगें आम देखने में आती हैं जहाँ से बरसाती नाले या नदियां गुजरती हैं। शेरबाज कहने लगा, हैदर अली क्या ख्याल है? मैं टीले की चढ़ाई की तरफ देख रहा था। टीला बहुत बड़ी चट्टान की तरह बिल्कुल सीधा ऊपर तक चला गया था। उस पर चढ़कर हम दूसरी तरफ नहीं जा सकते थे। मजबूरन हमें नदी के बहाव के साथ सुरंग में से ही गुजरना था। मैंने शेरबाज से कहा, हमें सुरंग में से जाना पड़ेगा। शेरबाज ने नूरबानो से पूछा, नूर बहन, क्या तुम पानी में उतरकर हमारे साथ पहाड़ी सुरंग पार कर सकोगी? डरोगी तो नहीं? क्योंकि सुरंग के अंदर पानी का बहाव तेज भी हो सकता है। सुरंग बाहर से तो आधी खाली नजर आती है, हो सकता है अंदर जाकर पानी से ऊपर तक भरी हुई हो। उस वक्त हमें सांस रोककर गोता लगाकर आगे बढ़ना होगा। मैंने शेरबाज से कहा, मेरे तजुर्बे ने मुझे बताया है कि पहाड़ियों या टीलों के अंदर जो कुदरती रास्ते हैं या सुरंगें बनी होती हैं उनमें बरसात का या नदी नालों का पानी कभी छत तक नहीं आता, क्योंकि पानी का बहाव तेज होता है और दूसरी तरफ का खला पानी को तेजी से अपनी तरफ खींच रहा होता है, जिसकी वजह से पानी एक जगह रुकने की बजाय आगे बहता चला जाता है। आमतौर पर इस किस्म की कुदरती सुरंगों की छत काफी ऊंची होती है। इस सुरंग का मुझे पता नहीं, ये तो उसमें से गुजरते वक्त ही मालूम होगा। शेरबाज ने एक बार फिर इर्द गिर्द टीलों की तरफ निगाह दौड़ाई। क्या हम किसी टीले के रास्ते आगे नहीं जा सकते? मैं भी दूसरे टीले की तरफ देखने लगा। चांद मगरबी पहाड़ियों पर झुक आया था और चांदनी फीकी पड़ती जा रही थी। मैंने कहा, अगर हम नदी पार करके दूसरे किनारे पर चले जाएं तो वहां से कोई रास्ता तलाश किया जा सकता है। मैंने नदी के पाट का जायजा लिया। ये काफी चौड़ा था। हम तो उसे तैर कर पार कर सकते थे मगर नूरबानो को तैरना नहीं आता था। हमने यही फैसला किया कि नूरबानो को हम अपने साथ तैराते हुए दूसरे किनारे तक ले जाएंगे। चूंकि आगे पानी सुरंग में दाखिल हो रहा था इसलिए नदी का बहाव काफी तेज था। शेरबाज ने हमें मशवरा दिया कि हमें थोड़ा पीछे जाकर नदी में दाखिल होना चाहिए ताकि पानी का बहाव हमें अपने साथ बहाकर सुरंग में न ले जाए। चुनाचे हम वापस चल पड़े। 10-15 कदम गए होंगे कि जंगल की रात इंसानी चीखों से गूंज उठी और बानो की चीख निकल गई। वो डर गई और रोने लगी। ये आवाजें जंगली वहशियों की थी। उन्हें हमारे फरार और अपने साथियों की मौत का इल्म हो गया था और अब वो हमारी बू सूंघते हमारे करीब पहुंच गए थे। वो अजीब किस्म की डरावनी आवाजें निकाल रहे थे और ये आवाजें बड़ी तेजी से हमारे करीब आ रही थी। शेरबाज ने कहा, हैदर अली, नूरबानो को लेकर नदी पार करने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। जंगली लोगों की चीखो पुकार ने जंगल की रात पर मौत का समा तारी कर दिया था। हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता नहीं था। मैंने नूरबानो का बाजू पकड़ा और उसे साथ लेकर नदी में कूद गया। नदी में कूदने के फौरन बाद मुझे एहसास हुआ कि नदी के पानी का बहाव बहुत तेज है और मैं चाहे कितनी तेजी से क्यों न तैरूं, दूसरे किनारे तक नहीं पहुंच सकूंगा। नूरबानो को मैंने साथ ले जाना था, जिसकी वजह से मैं ज्यादा तेजी से तैर भी नहीं सकता था। नदी में आते ही पानी का तेज बहाव मुझे लकड़ी के टुकड़े की तरह बहाए हुए सुरंग की तरफ ले जाने लगा। मैं वापस भी नहीं जा सकता था। पानी की तेज रफ्तार मौजें मुझे किनारे से दूर ले जा रही थी। नदी के दरमियान में पानी का बहाव बहुत ज्यादा था। मैंने बुलंद आवाज में शेरबाज से कहा, नदी में कूद जाओ, हमें सुरंग में से गुजरना पड़ेगा। जंगलियों की चीखें अब बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। मैंने किनारे की तरफ निगाह डाली। मुझे शेरबाज नदी में छलांग लगाता नजर आया। तेज रफ्तार मौजें उसे भी सुरंग की तरफ खींच रही थी। पानी का बहाव मुझे और नूरबानो को भी सुरंग की तरफ ले जा रहा था। मैंने दूसरी बार किनारे की तरफ निगाह डाली तो मुझे मध्यम चांदनी में जंगली लोग नजर आ गए। वो नेज़े लहराते, झाड़ियों पर से कूदते, छलांगे लगाते, डरावनी आवाजें निकालते नदी की तरफ बढ़ रहे थे। शेरबाज मुझसे थोड़ा पीछे था। हम जान तोड़कर दूसरे किनारे की तरफ पहुंचने की कोशिश कर रहे थे मगर पानी का बहाव हमें सुरंग की तरफ खींचे लिए जा रहा था। उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे टीला मकनातीस की तरह हमें अपनी तरफ खींच रहा है। नूरबानो को मैंने पानी में से तैरते हुए एक बाजू नीचे डालकर ऊपर उठा रखा था। उसका सर मैं पानी में नहीं जाने देता
लेता था। मैं सिर्फ एक बाजू से तैर रहा था। चुनाचे मैं सबसे पहले पानी के बहाव के साथ सुरंग में दाखिल हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज मेरे कानों में आई और घुप अंधेरा छा गया। मेरे पांव पत्थरों से टकराए और पानी की तेज रफ्तार चादर ने हमें उछाल कर सुरंग के अंदर फेंक दिया। मैंने दोनों हाथों से नूरबानो को पकड़ रखा था। वहां तैरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। पानी तूफान की तरह हमें आगे ही आगे धकेल रहा था। खुदा का शुक्र है कि सुरंग पानी से भरी हुई नहीं थी। हमारे सर बार बार पानी से बाहर आ जाते थे। मैंने ऊंची आवाज में नूरबानो से कहा, घबराना नहीं बहन, जब पानी से ऊपर आओ तो लंबे सांस लेना। नूरबानो ने कोई जवाब न दिया। वो मेरे साथ थी और सर बार बार ऊपर कर रही थी। पानी के थपेड़े हमें किसी जगह टिकने की मोहलत न दे रहे थे। मेरे पांव नीचे सुरंग के पत्थरों से जरूर टकरा रहे थे, मगर किसी जगह टिक नहीं रहे थे। हम दोनों एक दूसरे से चिमटे प्लास्टिक के खिलौनों की तरह सुरंग के अंदर नदी की तेज तरीन बहाव में आगे ही आगे हिचकोले खाते बहते चले जा रहे थे। सुरंग के अंदर पानी की गड़गड़ाहट की आवाज बड़ी डरावनी लग रही थी। मुझे कुछ पता नहीं था कि शेरबाज भी हमारे पीछे आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।